हमारे देश में तकरीबन 30 मिलियन लोग ओबीस की कैटेगरी में आते हैं और इसमें भी आपको शायद पता हो कि औरतों में ये परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। शहरों की अगर बात करें तो 23% अगर आप देखें जनसंख्या में से महिलाओं की, वो इस परेशानी को झेल रही हैं, जो पुरुषों के मुकाबले तकरीबन 16 से 20% ज़्यादा है। होते कौन है ये मोटे लोग? मतलब ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने तो बचपन से ये सीखा है कि आप चाहे कैसे भी हो, पतले हो, मोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, काले हो, गोरे हो, आप खूबसूरत हो। लेकिन जब बात हेल्थ की आती है ना, तो थोड़ा समझना ज़रूरी है। आज वही कोशिश होगी इन हैप्पी हमेशा। वेलकम। मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीता चैटर्जी, गायनेकोलॉजिस्ट। सो आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, होते कौन है? एक्चुअली देखिए, आपने जो बोला ऐसे है कि मोटे हम टैग नहीं कर सकते इससे, क्योंकि किसी का हाइट ज़्यादा है उस हिसाब से वेट ज़्यादा है, बोन्स का भी स्ट्रक्चर हमें कंसिडर करना पड़ता है। पर हम एक BMI कैलकुलेट करते हैं, हाइट वेट के एक इंडेक्स। सो इससे जैसे हम कहते हैं कि BMI मोर देन 25, तो उसको हम थोड़ी सी ओबिसिटी कैटेगरी में डालते हैं। और लेस देन 25 अगर भले वेट ज़्यादा है, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, सो बैलेंस हो जाता है, तो उसको हम मोटेपे में नहीं डाल रहे, ओबेसिटी में नहीं डाल रहे। अच्छा, मैंने कई बार ऐसे कि नहीं मोटी नहीं है, फूली हुई है, नहीं मोटी नहीं है, हेल्दी है, नहीं हड्डियों में वजन ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ऐड कर दी जाती है। तो ये क्या है? ये फैक्ट? वही मैंने आपको बताया कि फैक्ट तो एक है, वो तो परसेंटेज कैलकुलेट करना रहेगा, पर बेसिकली हाइट और वेट का एक रिलेशन रहता है। जो हम BMI जो हम कह रहे हैं ना, वो उस रिलेशन के बेसिस पर हो रहा है। तो जैसे ही BMI का एक लेवल होता है, जैसे हम 25 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम चौकन्ना होना चाहिए कि ये प्रॉबेबली गोइंग टुवर्ड्स ओबेसिटी। और जनरली आप जो कह रहे थे ना कि विमेन, मतलब महिलाओं को क्यों ज़्यादा ये हम फेस कर रहे हैं, बिकॉज ये एक डायरेक्ट रिलेशन है विद द हॉर्मोन्स ऑल्सो। सो ये हॉर्मोन्स का भी इफेक्ट आ जाता। सो सिर्फ हॉर्मोन्स है जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं एज कम्पेयर टू मेन, या और भी रीजंस हैं? नहीं, वन फैक्टर डेफिनेटली हॉर्मोन्स है, बाकी के तो फैक्टर्स दोनों में है। अगर हम कहें कि फूड मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं, वो तो मेन में भी आ गया है, विमेन में भी। और एक जैसे खाने पीने की ये जो हो रही है आजकल, स्पेशली अर्बन लाइफस्टाइल में फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा, ये तो दोनों में हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये हम ज़्यादातर देखते हैं, जो प्यूबर्टी हम कहते हैं ना, प्यूबर्टी के बाद ही ये हम डिफरेंस ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज विद द विमेन तब जाकर हॉर्मोन्स की इफेक्ट्स आ रहे हैं। सेम विद मेनोपॉज के बाद मेनोपॉज के बाद भी हमने चेंजेस देखे। द मोमेंट वो हार्मोन फ्लक्चुएशन हो रहा है, तब जाके ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। वैसे हमारे देश में तो मुझे लगता है कि थोड़े मोटापे को लेकर ऑब्सेशन है भी, स्पेशली बच्चों की अगर बात करें। कोई बच्चा अगर पतला हो रहा है, कोई खिलाता नहीं, मतलब लगता पता नहीं क्या है, पीयर प्रेशर टाइप का हो जाता है। वो तो है, मोटा है अच्छा है, क्यूट लग रहा है, मोटा है अच्छा है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि आजकल अफसोस ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। स्पेशली मैंने कहीं तो पढ़ा था कि लॉकडाउन के बाद ये जो कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फैल गई थी। करेक्ट, बिकॉज एक्सरसाइजेस भी बहुत कम कर रहे हैं, खाने की इसमें फास्ट फूड मतलब फैटी फूड ज़्यादा जा रहा है, और आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं। बच्चे खेल कूद में, कम बच्चे ही जा रहे हैं खेल कूद में, तो वो लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा वो हैबिट भी बिगड़ गया है। तो दैट इज़ द रीज़न हमने काफ़ी ज़्यादा केसेस देख लिए इसके। इसका असर आने वाले कल में क्या हो सकता है? डेफिनेटली ये है कि हम फीमेल्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए जैसे ये ओबेसिटी, ये एक रिलेशन है इसका PCOS के साथ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें कैसे ओव्यूलेशन मतलब जो मेन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है ओवरीज का, वो सही से हो नहीं पाता है। हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम फेस करती है लड़कियां, तो हमारे पास जब आ रही हैं तो मदर्स लेकर आ रही हैं कि पीरियड्स की प्रॉब्लम, मतलब या तो बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा है, या तो काफ़ी महीनों तक नहीं आ रहा है तो बंद नहीं हो रहा है, मतलब गर्ल्स एज यंग एज 13-14 जैसे स्टार्ट हो गया तब से। सो ये एक पहला जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस इज़ देयर। और दिस हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विथ डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, ये सब लेटर ऑन इन लाइफ ये डेवलप होने वाले हैं। तो इनफैक्ट PCOS में एक हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन का फंक्शन सही नहीं हो रहा। सो ये डायरेक्ट आप सोचिए, जैसे ही ये PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इशू आ रहा है, तो मतलब ये प्री डायबिटीज़ की ओर तो जाने ही वाले हैं। सो अभी से सोचिए, जैसे मैं बता रही हूँ ना, 13-14 साल की
लड़कियों का बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो रहा है तो ये कितनी जल्दी ये टाइप 2 डायबिटीज़ में जाने वाली हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. It's scary. So that is the reason that we have to be careful about this right from the beginning. अच्छा, कई बार ऐसे देखा है कि मैंने पर्सनली कई महिलाओं को मैं जानती हूँ जो ये सोच कर कि हम मोटी है तो खाना ही नहीं खाती हैं, 4 बजे तक खाना ही नहीं खा रही. That is wrong. You have to eat right. Yeah. Not skip meals. वो हम हमेशा कहते हैं डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब खाना नहीं खाना है. कैलोरीज चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन्स के लिए तो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़रूरत है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट. वो गाइडेंस होना चाहिए व्हाट इज़ ईटिंग राइट. बैलेंस्ड मील चाहिए जिसमें हाँ डेफिनेटली कटिंग डाउन ऑन रिफाइंड फूड्स, कटिंग डाउन ऑन रिफाइंड शुगर और जैसे फैटी फूड्स वगैरह ये कम करना है. बट ईटिंग राइट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसको हम हेल्दी फूड कहते हैं वो ज़रूरी है. टाइम पर खाना ज़रूरी है. और हम हमेशा जैसे कहते हैं ना, यंग गर्ल्स आ रही है मदर्स के साथ, हम हमेशा कहते हैं आजकल की जो आदत हो गई है रात को 1-1:30 बजे तक मतलब नींद नहीं आती, कहते हैं वट एवर दे binge watch and binge eating चल रहा है. Yeah. So that is happening, but it is very important to even sleep at the right time. Right. Have a good night's sleep. So ये सारे लाइफस्टाइल्स में आ रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओबेसिटी बोलिए आप, PCOS बोलिए, ये सारे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग एट द राइट टाइम, एक्सरसाइजेस. वो लोग मानेंगे आपकी ये बात डॉक्टर चैटर्जी जो कहते हैं मैं तो खाने को देखती हूँ मेरा वजन बढ़ जाता है, हमें तो पानी भी लग जाता है. एक्चुअली व्हाट यू नो, यंग एज से अगर ये स्टार्ट किया ना तो इफेक्ट आना ईजियर होता है. इट इज़ ऑलवेज ईजियर बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म बेटर रहता है. विथ एज डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म रेट वगैरह थोड़ा सा सफ़र होता है. अनदर थिंग, काफ़ी मदर्स जो कहती है कि हम घर पर यही बात कह रहे हैं, सम पीपल आर ऑलरेडी इनटू इट कि हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हम कह रहे हैं, पर ये इफेक्ट नहीं होता है. तो आप अपने मेडिकल इसमें समझाइए तो उनको ये बेटर उन तक पहुँचेगा. तो हमने काफ़ी सारी गर्ल्स के देखे हुए हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब कैसे रहता है ना, आप जैसे कह रहे हैं 13-14 साल की लड़कियों को ये कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट जैसे 20 क्रॉस हो रहा है हम देख रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स ओबेसिटी के, PCOS के वो फेस कर रहे हैं, उनमें कुछ तो एक पीयर प्रेशर आ रहा है कि मेरा ही, और बहुत वो मेंटली अफेक्टेड हो जाते हैं बिकॉज दे रीड अबाउट इट ऑल्सो. तो वो लोग कैसे चाहते हैं कि वी वांट टू डू समथिंग. तो उनको अगर गाइडेंस मिले ना तो हमने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं. डाइट बोलो, एक्सरसाइजेस, जैसे लाइफस्टाइल के चेंजेस वगैरह, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है बिकॉज सब मेडिसिन सपोर्ट दे रहे हैं. बट मेडिसिन का कैसे रहेगा कि लॉन्ग टर्म मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिहेवियर करेक्ट बाद में तो आपको लाइफस्टाइल में ही चेंजेस लाने हैं. सो दैट इज़ गिविंग अ बेटर रिजल्ट. तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऐसे होता है ना कि कुछ दिनों तक शुरू में जैसे मदर्स सोचती हैं कि जाने दो, अभी ठीक है हो जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेगी करेगी. बट अगर उसमें कोई टेस्ट की ज़रूरत है, अगर उसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हम शुरू से करें और साथ में लाइफस्टाइल के चेंजेस करें. तो ये सारे इट इज़ नॉट, आई वोंट से कि हम भी PCOS आप बोलिए, ये कोई करेक्ट नहीं हो जाता, ये कोई डिसअपियर नहीं हो जाता, बट इट विल बी अंडर कंट्रोल. और बाद में जो इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स आने वाले जो हम कह रहे थे डायबिटीज़ वगैरह के, ये भी हम कर्टेल कर सकते हैं. अच्छा, सपोज किसी को बहुत यंग एज में PCOS PCOD की प्रॉब्लम शुरू होगी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी. आप उन्हें क्या मतलब मेन चीज़ें सलाह देंगी? ये तो करो यंग एज में. यंग एज पर ईजियर होता है, मैंने वही बोला आपको. यंग एज पर ईजियर इन द सेंस अगर वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, अगर हम उसको समझा सकते हैं. थोड़ी सी मेडिसिन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. PCOS अगर है, ओबेसिटी सिर्फ है और हम देख रहे हैं बाकी टेस्ट करके कि PCOS का इशू अभी तक आया नहीं है, तो वी अंडरस्टैंड ये तो एक है ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो रहा होगा. तो ये दोनों आप करेक्ट कर सकते हैं. अगर मेनली ये दोनों चीज़ें कि आप राइट क्या क्या खा सकते हो उनको समझाना. और अभी देखिए, अभी 13-14 ईयर्स की लड़कियों को आप पूरी तरह से कट ऑफ नहीं कर सकते कि आप कभी भी फास्ट फूड मत खाओ, ऐसा नहीं. तो कब खा सकते हो, कौन से टाइम पे क्या खा सकते हैं, डाइट का अगर रेगुलेशन हम दे सकते हैं. एक्सरसाइजेस के लिए उनको एनकरेज करना, ये एक्चुअली वही मैं मदर्स को बोलती हूँ कि किसी भी तरह से थोड़ा एंजॉयबल करके, कि बाकी मतलब सोचिए वो आजकल कैसे ना जुम्बा हो या डांस वगैरह, कुछ वेस्टर्न डांस वगैरह ऐसे अगर डाल सकते हैं. मैं एक्सरसाइज के लिए आप अगर एक्सरसाइज बोलो ना तो हमेशा करना नहीं चाहते हैं. या कुछ इस तरह के गेम्स, स्पोर्ट्स अगर कुछ कर सकते हैं जिसमें उनका थोड़ा कैलोरी बर्न होता है. तो जिनको ये PCOS का टैग नहीं लगा है अभी तक, मतलब उनके वो पीरियड्स वाला इशू नहीं आया है, उनके लिए
एक्सरसाइज और डाइट राइट वे अगर होना तो दैट गोज अ लॉन्ग वे इन करेक्टिंग इट। अच्छा, एक्सरसाइज की भी अगर बात करें तो मैंने लोगों को कहते हुए सुना, अगर घर का काम बहुत सारा होता है उसी में हमारा मेहनत हो जाता है, ये आपने बिल्कुल या सही बोला है। हम वॉक करते हैं, मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ, मैं तो इस काम के लिए जाती हूँ, मैं तो बच्चों को स्कूल से बच्चों को स्कूल से लाती हूँ, बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करती हूँ। बिल्कुल आपने सही बोला है। आई विल टेल यू, अगर हम 3 वुमेन को अगर हम ये सलाह दे रहे हैं एक्सरसाइज का, उसमें से एक तो कंपलसरी हमें ये बोलती हैं, बट दैट इज नॉट द वे। वो तो अपने पेस पर चल रहा है। घर का काम भी आप बोलो मूवमेंट कितना हो रहा है, हाँ आप लेटे नहीं हो पर मूवमेंट कितना हो रहा है, आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, वो भी ज़रूरत है। तो एक्सरसाइज मतलब इट हैज़ टू बी, जैसे हम कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग करो, नॉट नेसेसरी हमेशा जिम मरी जाना है, आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, 40 मिनट्स 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करो। हम तो ये भी कहते हैं कि शुरू में जैसे ना ओबेस पीपल को वो लेथार्जी इतनी हो जाती है ना, शुरू में अगर आप बोलो कि 40 मिनट आप चलो तो नहीं कर पाएंगे, तो उनको बोलो ठीक है आप 15 मिनट्स पहले करो, फिर रेस्ट लो, फिर वापस 15-20 मिनट्स करो। इस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप लीड करना पड़ता है। बट वो एक है कि डिज़ायर भी होना चाहिए करने की। मतलब ये आम के आम गुठलियों के दाम नहीं होता कि बर्तन भी मच गए और एक्सरसाइज भी होगी, ऐसा नहीं होता है। वो तो अलग चीज है। आपको एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और ये हम एनकाउंटर करते हैं, हम तो घर का काम कर रहे हैं, हम तो शॉप मतलब बाजार जा रहे हैं, तो ये तो हो रहा है हमारा वॉक, इसमें हमारा काम हो रहा है, हम तो लेटे नहीं है। बट इट इज डिफिकल्ट, आई मीन इट्स डिफरेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि एक्सरसाइज क्या है, ये एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा, ये जेनेटिक भी होता है, राइट? जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है। एंड एक जेनेटिक फैक्टर है, उसके ऊपर एडिशनल जो हो रहा है कि हमने जैसे बताया आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज नहीं करना, उसके ऊपर खाने का भी आदतें भी तो आप जेनेटिकली लेकर आए हो। सो टेस्ट वगैरह अगर मैं कहूँ कि पहले से ही मुझे पहले से थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब वैसे देखिए अब अगर हम पीसीओएस की बात कर रहे हैं तो ये पीसीओएस पहले से पता नहीं चलेगा जब तक वो प्यूबर्टी जो हम कहते हैं वो स्टार्ट नहीं हो रहा ना, उसके पहले हम पता नहीं कर पाएंगे। बिकॉज उसके पहले तो हम मेनली हम डिपेंड करते हैं फर्स्टली सोनोग्राफी के ऊपर, और उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो सोनोग्राफी का पिक्चर उसके पहले हमें कुछ बता नहीं पाएगा। सो इट इज़ लाइक जैसे उनके पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं ना, उसके बाद अगर हम सोनोग्राफी करें, ऐसे होता है कि शुरू में ना कुछ मदर्स जैसे कहती कि शुरू में तो हमने सुना है 1-2 साल तक तो ऐसे ही चलता है, दैट्स ओके, 1-1.5 साल तक हम सेट होने देते हैं। उसके बाद भी अगर इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, कुछ लड़कियों को ऐसे है कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट है उसके बाद ही हम नोटिस कर रहे हैं कि ओबेसिटी आ रहा है, मोटापा आ रहा है, तो तब जाकर हम ये टेस्ट करते हैं। सोनोग्राफी है, कुछ ब्लड टेस्ट है जो हमें बता सकता है कि ये किस हद तक इफेक्ट कर रहा है, ये किस हद तक इफेक्ट कर सकता है, तो वो ब्लड टेस्ट के जरिए हो सकता है। स्ट्रेस रीजन है, इज अ फैक्टर, स्ट्रेस इज अ फैक्टर, बिकॉज क्या रहता है स्ट्रेस एक्चुअली इतने छोटे बच्चों में नहीं भी हम देखें तो द गर्ल्स वो कमिंग, सोचिए हमारे पास जो आ रही है ना लड़कियाँ 17 के बाद, 17, 18, 19 एग्जाम स्ट्रेस, 24, 25 के बाद जॉब स्ट्रेस, तब जाकर ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम डिटेक्शन हो रहा है। मतलब 17, 18 तो ठीक है, 25, 26 पर लड़कियां आ रही है, बिकॉज दे आर दैट इज़ द टाइम दे फेसिंग ओबेसिटी, दे फेसिंग पीरियड प्रॉब्लम, और तब हम टेस्ट कर रहे हैं तो दिख रहा है कि पता चल रहा है कि उसको पीसीओएस है। लाइक मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ, उसको 9th स्टैंडर्ड के बाद से जब से ये पेरेंट्स से प्रेशर देना कि अब 10th आ रहा है, 10th आ रहा है, 10th आ रहा है, पिछले 1.5 साल में उसकी हालत बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज बहुत ख़राब हो गई। सो यस, इट इज़ देयर, इट इज़ देयर, बिकॉज क्या हो रहा है ना, पीसीओएस है, वो टेंडेंसी है, बट द मोमेंट वो स्ट्रेस आ रहा है, हार्मोन्स अफेक्टेड हो रहे हैं, तो तब जाकर पता चल रहा है कि इसको कुछ डॉक्टर के पास जाना है, ये प्रॉब्लम हो रही है, आ रहे डिटेक्शन हो रहा है। तो स्ट्रेस से पीसीओएस हो रहा है मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, इनहेरेंट वो टेंडेंसी है, एक जेनेटिक टेंडेंसी उसको है, और स्ट्रेस की वजह से ये आ रहे हमारे पास क्योंकि पीरियड की प्रॉब्लम्स हो रही है, तब हम डिटेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके तब पता चल रहा है इसको है। कोई कुछ मिथ्स जुड़े हैं इन चीज़ों को लेकर, जो सवाल या कुछ ऐसी बातें जिनसे आप परेशान हैं, जो पेशेंट आपके सामने आकर करते हैं? ऐसे कुछ नहीं, मतलब जनरली काफ़ी मदर्स का ऐसे बोलना रहता है कि ये तो हमारे फैमिली में किसी को नहीं था, फिर इसको कैसे हो गया। सो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू से कि इसका ये है इनहेरेंट, शी हैज़ इट, उसका कुछ जेनेटिक कहीं म्यूटेशन है, कुछ भी हो, मतलब कहीं तो उसके जीन में प्रॉब्लम है या उसमें ये आया हुआ है, नॉट नेसेसरी कि सबको हेरिडिटरीली। तुम्हारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था लेकिन कोई बन जाता है ना। तो ऐसे उनको समझाना पड़ता है। ये एक है कि फैमिली में किसी को नहीं है तो इसको क्यों हो गया, हमारे फैमिली में तो किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो इसको क्यों अभी ये
जो कि हम कहते हैं ना कि अब ये टेस्ट करो फास्टिंग इंसुलिन वगैरह, तो ये डायबिटीज़ वाले टेस्ट क्यों बोल रहे हो, हमारे फैमिली में तो किसी को नहीं है। तो ये एक तरह का है। फिर जो आप कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन वाला, उसके बाद कुछ लड़कियां जब आई, बिकॉज़ वो मोटापा आया, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, तो मदर्स आके पहले कहती नहीं हमें तो लगा ऐसे ही ना, लॉकडाउन में घर पर बैठी थी, एक्सरसाइज नहीं कर रही थी और पूरा टाइम हमेशा खाना, इस वजह से ऐसा हुआ है। बट जब डिटेक्ट हो रहा है तब उनको समझाना कि नहीं, ये इसको ट्रिगर किया इसने, ये लॉकडाउन के पीरियड में जो भी चेंजेस हुए हैं लाइफस्टाइल में उसने ट्रिगर किया है, बट इसको है, पहले से है, इनहेरेंट है इसको, तो ये भी एक समझाना रहता है। सो ओबेसिटी से PCOS PCOD तो है ही कनेक्टेड। आप बार बार डायबिटीज़ का भी नाम ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा, और डायबिटीज़ तो जैसे दरवाजे खोल देता है, उसके बाद तो पता नहीं सारे प्रॉब्लम्स। सो डायबिटीज़ पर हमारा हैप्पी हमेशा का एक एपिसोड है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के साथ, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें ताकि आप डायबिटीज़ को समझ पाएँ। बाकी जैसा कि डॉक्टर चैटर्जी बता रही हैं कि आपको पता चल रहा है अगर कि प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, तो प्रॉब्लम का इंतज़ार करना नहीं करना चाहिए। आप पहले से ही थोड़े अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं और रह सकते हैं हैप्पी हमेशा। सो आपसे रिक्वेस्ट कि इस तरह के वीडियोस ही हमारा इरादा यही है कि हेल्थ को लेकर अवेयरनेस थोड़ी फैले। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो कर लो, बड़ी मेहनत चल रही है यहाँ पर। सो प्लीज़, एंड बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर चैटर्जी। थैंक यू।